Good evening, dear students. In our chapter revision series, this is our first civics chapter on equality. बच्चों, हिस्ट्री के अपने चैप्टर्स को रिवाइज करने के बाद अब हम अपने सिविक्स के चैप्टर्स भी बारी बारी रिवाइज करेंगे. दिस इज योर फर्स्ट सिविक्स चैप्टर, समानता. आइए शुरू करें. दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन. व्हाट डज डेमोक्रेसी मीन? लोकतंत्र का आशय क्या है? इक्वल राइट टू वोट, अनइक्वल राइट टू वोट, डिस्क्रिमिनेशन, नन ऑफ दीज. इन चार ऑप्शंस में से लोकतंत्र को सही ढंग से क्या परिभाषित करता है, ये हमें ढूंढना है. बच्चों, हमने अपने इस चैप्टर में डेमोक्रेसी के बारे में, लोकतंत्र के बारे में पढ़ा है कि लोकतंत्र एक ऐसे शासन की प्रणाली है जिसमें जनता खुद पर खुद के जरिए शासन करती है. टू द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल. दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी. और इसी अनुरूप हम अपने क्वेश्चन के सही आंसर तक भी पहुँचेंगे. क्योंकि लोकतंत्र जनता का शासन है, सभी को इसमें शासन का मौका मिलता है, अपने अधिकारों का इस्तेमाल करने का मौका मिलता है. जब सभी के अधिकारों की बात की जाएगी तो यहाँ पर समानता या इक्वलिटी इसका बेसिक एलिमेंट हो जाएगा. यानी इसका सबसे सामान्य गुण होगा कि यहाँ पर इस तरह के समाज में, इस तरह की व्यवस्था में समानता अवश्य होगी. अब अपने ऑप्शंस पर विचार करें. इक्वल राइट टू वोट, मतदान का समान अधिकार, हमें समानता यहाँ पर मिल गई, इक्वलिटी की बात यहाँ पर की गई है. इसको ऑप्शन माना जा सकता है. हम बारी बारी बाकियों को भी विचार कर लें. नेक्स्ट इज अनइक्वल राइट टू वोट. यहाँ पर असमानता की बात की गई, यानी ये ऑप्शन सिरे से गलत है. डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव. लोकतांत्रिक समाज में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव की भी जगह नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है. और इनके साथ ही इस चौथे ऑप्शन को भी हम गलत करेंगे. फिर हमारे इन सभी ऑप्शंस में से सबसे बेहतर जो विकल्प हमारे पास है, जो लोकतंत्र को परिभाषित करता है, वो समानता की बात करता है और लोगों को वोट देने के अधिकार की बात करता है. दिस इज़ द राइट ऑप्शन. ये हमारा सही उत्तर है. अपनी टेक्स्ट बुक से भी हम अगर इसे देखें, आपको ये चित्र याद होगा, आपकी टेक्स्ट बुक में फर्स्ट चैप्टर में ही है. ये क्यू में खड़े हुए लोग, यानी एक लाइन में खड़े हुए लोग आपको दिखाई दे रहे हैं. और इनके इस तरीके से खड़े होने का उद्देश्य है क्योंकि ये सभी वोट देने के लिए खड़े हैं, अपने मतदान का अधिकार करने के लिए यहाँ पर ये खड़े हैं. अब हम बारी बारी जरा इनके बैकग्राउंड को भी विचार करें, क्योंकि यहाँ पर जो खड़े हुए लोग हैं ये आपस में एक दूसरे से काफ़ी अलग दिखाई देते हैं. इनमें महिला और पुरुष भी हैं, यानी जेंडर बेस पर भी इनमें अंतर है. इसके अलावा अगर हम इनके पोशाकों पर बात करें तो कोई व्यक्ति यहाँ पर पगड़ी वाला है, एक व्यक्ति यहाँ पर कुर्ते वाला भी है, किसी ने टाई लगा रखी है, कोट पहन रखा है. यानी अलग अलग तरह की पोशाकें दिखाई दे रही हैं. और साथ में इनके कल्चर को भी इससे हम अलग अलग पहचान कर सकते हैं. महिलाएं भी दिखाई दे रही हैं, पुरुष भी दिखाई दे रहे हैं. साथ में अब हम इनके ऑक्यूपेशन यानी इनके व्यवसायों की भी बात करें. सबके नाम और उनके व्यवसाय, उनके ऑक्यूपेशन नीचे ही लिखे हुए हैं. इस लाइन में कोई टीचर खड़ा है, कोई ट्रेडर है, एक स्टूडेंट है, डोमेस्टिक वर्कर यानी घरेलू नौकर भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जो घरेलू कर्मचारी के तौर पर काम करते हैं, सहायक के तौर पर. इनके अलावा कंसल्टेंट, हाउसवाइफ्स, गवर्नमेंट ऑफिसर, मीडिया पर्सन, बेरोजगार व्यक्ति भी यहाँ पर है और इंडस्ट्रियलिस्ट भी है. यानी बहुत अलग अलग किस्म के जो काम करने वाले लोग हैं, ये सब यहाँ पर क्यू में दिखाई दे रहे हैं और अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं. वोट देने के लिए अपनी बारी आने का ये वेट कर रहे हैं. ये हमें बताता है कि हमारा जो डेमोक्रेसी है उसमें, उस लोकतंत्र में वोट के कितने मायने हैं और वोट को किस तरीके से जनता अपने अधिकार के तरीके से इस्तेमाल करती है. इक्वल राइट मिलता है वोट का, यानी समानता का ये जो अधिकार है ये हमें वोट करने के अधिकार के रूप में भी दिखाई देता है. हमने अपने इस पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है. आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ. दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, एवरी एडल्ट हैज़ राइट टू. सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के अनुसार प्रत्येक वयस्क को अधिकार है. क्या अधिकार है? नो वोट, वन पर्सन वन वोट, वन पर्सन मल्टीपल वोट, नन ऑफ दीज. इन चारों ऑप्शंस में हम बात करेंगे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की. ये भी हमारे इस पहले चैप्टर में बिल्कुल शुरुआत में ही हमें बताया गया है कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है. बच्चों, जब हम इसे देखते हैं तो ये स्पष्ट तौर पर यहाँ पर लिखा हुआ है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ये बोल्ड में लिखा हुआ है. और इसके जरिए हमें जानकारी भी मिलती है कि वोट करने का अधिकार तो सभी को मिलता ही है, और ये अधिकार देते हुए जो सिस्टम है वो इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर वेल्थ और देयर इकोनॉमिक और सोशल और एजुकेशनल बैकग्राउंड, यानी किसी भी तरीके से लोगों के बीच में भेदभाव नहीं है. हर व्यक्ति को, चाहे वो किसी क्षेत्र का कोई भी भाषा, कोई भी बोली वाला व्यक्ति हो, किसी प्रकार के कल्चर को फॉलो करता हो, लेकिन वो वयस्क है, वो 18+ है. भारत में ये जो एज का बार है, उम्र का जो प्रतिबंध रखा गया वो 18 साल है. यानी 18+ वाले हर व्यक्ति को वोट करने का अधिकार है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से आता हो, उसको वोट करने का अधिकार है. यहीं पर इसी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में ही साथ में वन वोट की भी बात बताई गई है. हम इसे भी देखते हैं.
यहाँ पर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में 1 वोट लिखा हुआ है, यानी हर व्यक्ति को 1 वोट करने का अधिकार है। वो व्यक्ति चाहे किसी भी बैकग्राउंड से क्यों ना हो। हम भारत में बात करें अगर सबसे समृद्ध व्यक्ति की भी, चाहे वो मुकेश अंबानी हो रिलायंस इंडस्ट्री से, या कोई सामान्य व्यक्ति जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला है, भारत का नागरिक है, 18 साल के ऊपर है, उन दोनों का वोट सिंगल काउंट होगा, यानी दोनों को एक ही वोट करने का अधिकार होगा। और ये तय करता है हमारा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज यानी कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। अब अपने क्वेश्चन में हम वापस आते हैं। हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था कि ये जो अधिकार है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ये क्या चीज़ का अधिकार देता है। अधिकार में नो वोट गलत है। एक व्यक्ति को हमने कहा कि एक ही वोट का अधिकार है, ये ऑप्शन सही है। एक व्यक्ति कई वोट नहीं कर सकता। हमने अपने सही उत्तर की पहचान कर ली है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ऑफ दीज फॉलोइंग इज नॉट अ एलिमेंट ऑफ इक्वालिटी। इन सब में समानता का तत्व कौन सा नहीं है। बारी बारी विचार करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन पर न्याय। लोकतांत्रिक समाज में न्याय सभी के लिए समान रूप से लागू होता है। हर व्यक्ति को न्याय मिलेगा, चाहे वो किसी भी दर्जे से आता हो, किसी भी हिस्से से आता हो समाज के। यानी यहाँ पर ये पहला ऑप्शन जो है वो गलत है। समानता का जो तत्व है यहाँ पर लागू होता है, तो इसे हम नहीं मानेंगे। मताधिकार, क्योंकि ये सभी को मिलता है, समानता का अधिकार यहाँ पर हमें दिखाई देता है लोगों के रूप में, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। संवैधानिक अधिकारों की बात करें, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान हमें बहुत तरह के अधिकार देता है और भारत के सभी नागरिकों को देता है, इस वजह से ये भी ऑप्शन गलत है। हम रिलीजन की बात करें, रिलीजन या हमारा जो धर्म है वो हमारा व्यक्तिगत विषय है, यहाँ पर समानता लाने की आवश्यकता नहीं। सारे के सारे व्यक्ति एक ही धर्म का पालन करें ऐसा आवश्यक नहीं है, ये हमारा पर्सनल सब्जेक्ट है, इस वजह से यहाँ पर हम समानता को नहीं लागू करेंगे, इसको हम पर्सनल सब्जेक्ट ही रहने देंगे। इस क्वेश्चन में हमारा जो सही ऑप्शन है वो रिलीजन है, धर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुज बायोग्राफी इज जूठन। जूठन किसकी आत्मकथा है। यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं, अटल बिहारी वाजपेयी, महात्मा गांधी, ओम प्रकाश वाल्मीकि, पंडित जवाहरलाल नेहरू। बच्चों, जूठन जो कहानी है इसकी भी चर्चा आपकी पुस्तक में, आपके इस चैप्टर में मिलती है। जूठन की कहानी एक दलित बच्चे की कहानी है, दलित बॉय स्टोरी है, और वो अपने साथ जातिगत आधार पर जो भेदभाव होता है उसको उसने इस किताब में बताया है। ओम प्रकाश वाल्मीकि ने ये किताब लिखी है, बहुत पॉपुलर बुक है ये। अक्सर हमें बड़े स्तंभों में भी इसकी चर्चा मिलती है। जूठन एक बहुत पॉपुलर बुक है, एक दलित बच्चे के एक्सपीरियंस को उसमें शेयर किया गया है, और इस कहानी के राइटर हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि। दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन, व्हेन पर्सन्स आर ट्रीटेड अनइक्वली व्हाट इज वायलेटेड। जब लोगों के साथ असमानता का व्यवहार किया जाता है तो उनके किस चीज़ का हनन होता है, क्या चीज़ नुकसान होती है, उनके सम्मान का नुकसान होता है। हम किसी व्यक्ति के साथ अपमानजनक व्यवहार करने से या किसी तरीके से असमानता दर्शाने पर भी उसके धर्म पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसकी जाति भी नहीं बदलती, उसके रीति रिवाजों में भी कोई बदलाव नहीं होता, लेकिन उसके सम्मान का नुकसान जरूर होता है, उसे तकलीफ़ होती है, उसका जो रिस्पेक्ट है, डिग्निटी है, वो प्रभावित होती है। दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन, हु रिप्रेजेंट आवर प्रॉब्लम्स इन पार्लियामेंट हाउस। हमारी समस्याओं को संसद भवन में कौन प्रस्तुत करता है। बच्चों, संसद भवन, ये संसद भवन का एक चित्र है, आपकी बुक से ही लिया गया है। संसद भवन, जैसा कि हमने अभी बात की कि हम लोकतांत्रिक समाज में रहते हैं और जनता का शासन जनता के जरिए, जनता द्वारा होता है, तो हमारे भारत की जो 125 करोड़ की जनसंख्या है, हम एक साथ सभी मिलकर के शासन नहीं कर सकते, इसलिए अपने आप पर शासन करने के लिए हम अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, जिनको वोट दे करके, चुनाव करके हम जिताते हैं। हम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं, और ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स यानी ये जो चुने गए प्रतिनिधि हैं, ये इस सभा में शामिल होते हैं। ये सभा जो कि सबसे बड़ी सभा है देश की, जिसको लोकसभा जनता खुद चुनती है, इसके अतिरिक्त राज्यसभा भी, यानी संसद का हिस्सा लोकसभा तो है ही है, साथ साथ राज्यसभा भी, और जो हमारे प्रेसिडेंट महोदय हैं या महोदया हैं, वो जो पदवी है वो भी साथ साथ इसी सिस्टम का हिस्सा है। यानी हम जब इंडियन पार्लियामेंट की बात करते हैं तो पार्लियामेंट में हमें 3 हिस्से देखने में आते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। इन तीनों के जरिए होकर के हम कानून बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपने मूल प्रश्न पर। हमने पार्लियामेंट की बात कर ली कि पार्लियामेंट क्या है, जनता के जरिए चुना गया एक सदन है, एक हाउस है, जहाँ पर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो जाते हैं और देश के लिए कानून बनाते हैं, व्यवस्थाएं चलती हैं इस प्रकार से। प्रश्न में पूछा गया है कि हमारी समस्याओं को, हमारे क्षेत्र की समस्याओं को संसद भवन में प्रस्तुत कौन करता है। स्वाभाविक तौर पर जिस क्षेत्र की वो समस्या है वहाँ से संबंधित व्यक्ति जो चुना गया है, वहाँ का जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, सांसद है, वही उस सवाल को उठाता है। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है एमपीज, सांसद।
क्योंकि ये संसद के सदस्य हैं इसलिए इनको सांसद कहते हैं, क्योंकि ये पार्लियामेंट हाउस का हिस्सा है इसीलिए इनको हम MP यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी कहते हैं। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। 7th क्वेश्चन, सिविल राइट मूवमेंट ऑफ USA वॉज अबाउट, संयुक्त राज्य अमेरिका का नागरिक अधिकार आंदोलन संबंधित था एफ्रो अमेरिकन से, लैटिन अमेरिकन से, एफ्रो एशियाटिक से या यूरोपियन से। ये अलग अलग नस्ल के लोग हैं। अमेरिका में भी बहुत तरह के बहु संस्कृति के लोग वहाँ पर दिखाई देते हैं और पुराने दौर में वहाँ पर जो एफ्रो अमेरिकन हैं यानी कि अफ्रीका से जिनके पूर्वज अफ्रीका के रहने वाले थे लेकिन अमेरिका में बस गए, उनके जो वंशज वहाँ पर रहते हैं जो अमेरिकी नागरिक ही हैं, लेकिन उनके साथ बहुत लंबे समय तक भेदभाव हुआ। हमारे इस क्वेश्चन का जो सिविल राइट मूवमेंट पर जो ये क्वेश्चन पूछा गया इसका सही आंसर है एफ्रो अमेरिकन के साथ जो भेदभाव हुआ उसी से संबंधित ये आंदोलन है। इसको अपने चैप्टर से भी हम जरा समझने का प्रयास करते हैं। आपको अपने चैप्टर में ये पिक्चर याद होगी फर्स्ट चैप्टर से, ये रोजा पार्क्स हैं, बहुत पॉपुलर नाम है इनका और इसी सिविल राइट मूवमेंट से इनका नाम जुड़ा हुआ है। 1955 में एक घटना की चर्चा मिलती है कि 1955 में ये बस यात्रा कर रही थी और इनके एक श्वेत सहयात्री ने, यानी इनके साथ जो एक और फेलो ट्रेवलर थे सहयात्री इनके साथ जो बस में यात्रा कर रहे थे वो गोरे थे और क्योंकि ये एफ्रो अमेरिकन थी, अश्वेत थी वो, इस वजह से उनके साथ भेदभाव उनको किया गया और इसी घटना के साथ फिर एक आंदोलन की शुरुआत हुई जिसने अमेरिका में जो एफ्रो अमेरिकन्स रह रहे थे जिनके साथ रेशियल बेस पर यानी प्रजाति आधार पर उनके साथ भेदभाव किया जाता था, उनके खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन चला और बाद में एक कानून बना द सिविल राइट एक्ट 1964। इस एक्ट के साथ अमेरिका में वो भेदभाव वाली प्रणाली ख़त्म हुई और इसमें सिविल राइट मूवमेंट का और रोजा पार्क्स का बहुत बड़ा योगदान है। बच्चों, हम अपने प्रश्न पर वापस आते हैं। ये जो सिविल राइट मूवमेंट था वो संबंधित था एफ्रो अमेरिकन से। आगे बढ़ते हैं। 8th क्वेश्चन, द फर्स्ट स्टेट हु इंट्रोड्यूस मिड डे मील स्कीम, पहला राज्य जिसने मिड डे मील्स योजना की शुरुआत की। बच्चों, मिड डे मील के बारे में आप जानते हैं, हमारे जो सरकारी स्कूल्स हैं वहाँ पर बच्चों को दोपहर में भोजन दिया जाता है जिससे जो गरीब बच्चे हैं जिनके पास पोषण की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, जिनके परिवारों के पास, वो बच्चे वहाँ पर भोजन करते हैं और साथ में पढ़ाई भी करते हैं। एक बड़ी अच्छी स्कीम है सरकार की। इसको सबसे पहली बार कौन से राज्य ने अपने यहाँ पर शुरू किया था? हम अपने चैप्टर से इसे ढूंढने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर क्लियरली से मेंशन किया गया है तमिलनाडु के बारे में। तमिलनाडु वॉज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस दिस स्कीम मिड डे मील स्कीम। इस स्कीम को इन्होंने शुरू किया था और कब शुरू किया था? 2001 में तमिलनाडु ने सबसे पहले शुरू किया था और इसकी सफलता को देखकर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने सारे स्टेट गवर्नमेंट्स को निर्देश दिया कि ये एक बहुत अच्छी स्कीम है, अपने यहाँ पर बच्चों की एजुकेशन के लिए भी और छोटे बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के पोषण के लिए भी योजना बहुत अच्छे से काम करेगी, इसलिए इसको सारे भारत में लागू किया जाए। और आज ये सभी सारे भारत में ये स्कीम लागू है, स्कूलों में ये रन कर रही है। तमिलनाडु इज़ द फर्स्ट स्टेट। हमारे क्वेश्चन में हमें यही पता करना था, वो पहला राज्य जहाँ पर ये स्कीम शुरू हुई, तमिलनाडु इज़ द राइट आंसर। 9th क्वेश्चन, द अंसारीज पीपल ईजिली गॉट अ फ्लैट इन डिजायर्ड एरिया। अंसारी लोगों को पसंद के क्षेत्र में आसानी से फ्लैट मिल गया। ये सही है या गलत है? ट्रू और फॉल्स बताना है। अंसारियों की कहानी भी जरा हम समझते हैं। ये सेकंड स्टोरी के तौर पर आपकी बुक में रखी गई है। अंसारी जो लोग हैं, अंसारी फैमिली है वो असल में, और वो एक नए शहर में आते हैं और वहाँ पर अपने अपार्टमेंट को ढूंढने के लिए बहुत जद्दोजहद करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन क्योंकि उनका जो रिलीजन है वो इसके आड़े आता है। बहुत सारे लोग उन्हें सुझाव देते हैं कि आप अपना नाम मिस्टर एंड मिसेस कुमार कर लीजिए, तब आपको फ्लैट मिल जाएगा। और उनके नॉन वेजिटेरियन होने से भी समस्या थी, क्योंकि वो शाकाहारी नहीं थे, इसलिए भी उनको फ्लैट देने में बहुत सारे लोगों को समस्या आ रही थी, आनाकानी वो कर रहे थे और बहुत सारा लंबा समय इनको लग जाता है अपने मनपसंद फ्लैट को ढूंढने में। यहाँ पर मेंशन किया गया है होल मंथ फॉर लुकिंग एट अपार्टमेंट्स, यानी लगभग महीने से ज़्यादा समय उनको लग जाता है अपना फ्लैट ढूंढने के लिए। तो हमारे इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि उन्हें आसानी से मिल जाता है, ये बात गलत है और यहाँ पर ट्रू लिखा है, तो ट्रू ऑप्शन गलत, दिस इज़ फॉल्स। ये गलत बात है। अंसारी महोदय को, उनकी फैमिली को ये फ्लैट बहुत मुश्किल से मिला, बहुत तकलीफ़ों के बाद मिला। फॉल्स, दिस क्वेश्चन आंसर इज़ फॉल्स। लास्ट क्वेश्चन, रोजा पार्क्स वॉज एन एफ्रो अमेरिकन और अफ्रीकन अमेरिकन, वो एक एफ्रो अमेरिकन थी, ये सही है, दिस इज़ ट्रू। हमने इस कहानी में देखा क्योंकि ये एफ्रो अमेरिकन थी इसीलिए इनके साथ ये भेदभाव हुआ। बाद में अमेरिका में एक बड़ा आंदोलन हुआ और बहुत बड़े बदलाव भी अमेरिका में देखने के बाद मिले इस आंदोलन के बाद। यहाँ पर हमारा ये चैप्टर क्विज फॉर्म में कंप्लीट होता है। बच्चों, इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए गए उनको उनके करेक्ट आंसर के साथ अपनी नोटबुक में आप एज होमवर्क लिखेंगे। थैंक यू।